वर्तमान परिवेश, डॉक्टर राजकुमार जी। धन्यवाद एडवोकेट जैन जी। मंच पर आसीन मेरे सभी विद्वान साथी, इस भव्य और बहुत ही खूबसूरत हॉल में बैठे हुए ऐसे मैं बहुत सारे साथियों को जानता हूं, बहुत सारे मेरे अग्रज यहाँ पे बैठे हुए हैं जो समय समय पे मिलते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन सम्मान करते हुए, समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे हमारे अनेकों अनेक ज्ञात एवं अज्ञात पुरखे, हमारे वीर एवं वीरांगनाएं, जिन्होंने बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए अनेकों बलिदान दिए हैं, और उन बलिदानों के परिणाम स्वरूप आज हम इस हॉल में पहुंच पाए हैं, आज इस जगह पे पहुंच पाए हैं। वो सभी अज्ञात लोग भी जिनको अभी हम उतना सम्मान नहीं दे पाए। हम जानते हैं कि मान्यवर साहब इस बात को हमें बताते थे कि लगभग पिछले 200 साल में ही लगभग 200 ऐसे लोग इस देश के अंदर हुए हैं जिन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया है, हमारे मान सम्मान के आंदोलन को आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी हम 40-50 लोगों को ही मुख्यतः चिन्हित कर पाए हैं, उनको राष्ट्रीय फलक पर पहुंचा पाए हैं, उनको वो सम्मान दे पाए हैं जो देना चाहिए था। लेकिन कम से कम 150 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको चिन्हित करने का प्रोसेस जारी है, और उस प्रोसेस को हम सब लोग निश्चित रूप से अपने ही जीवन काल में पूरा कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ आयोजक साथी जिन्होंने, खासतौर पे हमारे अधिवक्ता साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, विकट परिस्थितियों में मैं कहूंगा कि आयोजन किया है, उन सब के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, उन सब के लिए भी बहुत बहुत साथियों। ये बात सही है कि बाबा साहब संविधान और वर्तमान परिदृश्य अपने आप में एक मुकम्मल विषय है, और इस विषय पे मैं कुछ साथियों को, जो अभी कुछ क्या जितने भी हमारे साथी हैं, सबने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा लगा। आप खड़े हो सकते हैं, आपने दिखाया है जो 70 साल से बाबा साहब के खिलाफ जो दुष्प्रचार था, उस दुष्प्रचार को आपने ध्वस्त किया या नहीं किया? पूरी तरीके से किया, अपनी लायकी से किया। ये तो सिर्फ 1 या 2 या 3% लोग हैं जो इस समय पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, उसके लिए अपने संसाधनों को शेयर कर रहे हैं समाज। लेकिन अगर हम थोड़ी सी और हिम्मत कर लें, एक साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं उसको। आपको जब ये बार बार बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल मरे हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हैं, तो फिर आपको ये समझ में ही नहीं आता कि हम में से कई साथी मंच से इस बात को कहने लगते हैं कि अरे 3000 साल से हमें पढ़ने नहीं दिया। कोई तो कभी कभी कहने लगता 5000 साल। मैं उन साथियों से ये सवाल करता हूं कि अगर 3000 साल से पढ़ने नहीं दिया गया, तो फिर ये जो नालंदा विश्वविद्यालय आपने बनाया था, जो 13वीं शताब्दी तक चल रहा था, क्या उसको आपने अपने दुश्मनों के लिए बनाया था? अरे वो आपने बनाया था भाई, उसमें आप पढ़ रहे थे, पूरी दुनिया के लोग पढ़ रहे थे।
सब लोग पढ़ रहे थे। अगर 13वीं शताब्दी तक आप सिर्फ नालंदा ही नहीं, आप विक्रमशिला भी आपने बनाया, आप उदंतपुरी भी आपने बुलाया, आपने पुष्पागिरी भी बनाया, आपने जगदल्ला भी बनाया, आपने वल्लभी भी बनाया, आपने तक्षशिला भी बनाया उससे पहले। अगर इस तरह के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 13वीं 14वीं शताब्दी तक भारत में थे और सारे बुद्धिस्टों ने बनाए थे, तो सीधी सी बात है कि जो लोग ये आपके ऊपर आपके दिलो दिमाग को कैप्चर करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि आपकी गुलामी तो हजारों साल पुरानी है। नहीं, हमारी गुलामी हजारों साल पुरानी नहीं है, हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है। हमारे इतिहास को तो पिछले कुछ साल से रोकने का प्रयास किया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूं कि बीच का 300 400 500 साल का समय है। ये सभ्यताओं के इतिहास में कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, आता जाता रहता है। सिर्फ 1818 का मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। और आप अपने दिल पे हाथ रख के, जो बुजुर्ग साथी हैं यहाँ पे, जो गांव के रहने वाले हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख के इस बात का यकीन कर लेंगे, उन्होंने भी अपने गांवों के अंदर, उन्होंने भी अपने पर जहां कहीं पे भी वो रहे होंगे, उन्होंने ऐसे जरूर रणबांकुरे देखे होंगे, ऐसे जरूर साहसी लोग देखे होंगे जिन्होंने जातिवादियों को धूल चढ़ाई होगी, जिन्होंने जातिवादियों की छाती पे बाबा साहब के और हमारे पूर्वजों के विचारधारा का झंडा जरूर गाड़ा होगा। लेकिन हमें बार बार इस बात को कह के कि नहीं, हम मरे हैं, मरे हैं, मरे हैं। उनका तो मीडिया है, बार बार हमें बताता है, हजार बार बताता है। बुद्ध यही तो कहते हैं। हो रहा है तो नया ये हो रहा है कि यहां मैं मंच पे बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। अग्निहोत्री साहब बैठे हैं यहां पे, ये कभी नहीं हुआ कि वो बैठे हैं और हम उनको बता रहे हैं, सुना रहे हैं। ये नई बात है, इसका स्वागत कीजिए। आप अपनी हिम्मत रखिए, आप अपनी ताकत पर विश्वास रखिए। आप हजारों गज नीचे से निकल के आए। किसकी ताकत है कि अब बाबा साहब के उगते हुए सूरज को ढक सके? बाबा साहब के उगते हुए सूरज को कोई नहीं ढक सकता। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है। अगर हम हारेंगे तो खुद हारेंगे। अगर हम मन में हार जाएंगे तो हमें एक चींटी से भी डर लगने लगेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप चींटी नहीं, आप तो हाथी की संतान। मैं आज कहता हूं कि एक निर्णायक पहल हुई। मान्यवर कांसीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी की भावना को पैदा किया और उन्होंने इतनी गर्मी पैदा की, उन्होंने इतनी गर्मी पैदा की कि वो मनुवादी लोग, वो जातिवादी लोग, वो ब्राह्मणवादी लोग जो बाबा साहब का नाम लेने से भी डरते थे, बाबा साहब के नाम से भी जिन्हें गंध आती थी, अब बाबा साहब के नाम का तिलक अपने माथे पे लगा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। इसको कहते हैं लायकी। इसको कहते हैं लायकी कि किस तरीके से बाबा साहब ने अगर मेरे लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया। अगर बाबा साहब, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि अगर बाबा साहब भी हमारी तरह समझदार होते, अगर बाबा साहब भी हमारी तरह समझदार होते तो क्या होता? अगर बाबा साहब भी इतने समझदार होते कि सबसे पहले बच्चों के, अपने बच्चों के, अपनी दुनिया, कहते ना, मेरा परिवार मेरी दुनिया। अगर बाबा साहब भी अपनी दुनिया को सजाते, बाबा साहब भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए पढ़ने का, उनके दवाइयों का, उनकी उच्च शिक्षा का, उनकी नौकरियों का, उनके लिए आलीशान घर बनाने का सिर्फ सपना देखते, सिर्फ कार्य करते, अगर बाबा साहब भी मेरी ही तरह सिर्फ समझदार होते, मैं आपको तो नहीं कहूंगा, अपने आप को कहूंगा कि बाबा साहब भी अगर मेरी तरह ही समझदार होते और सारी अपनी एनर्जी अपने परिवार के ही लिए लगा देते तो क्या होता? लेकिन बाबा साहब हम जैसे समझदार नहीं थे। बाबा साहब हम जैसे समझदार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो दुख झेले, जो संघर्ष किया, जो बलिदान किया, आज थोड़ा सा सुकून मिलता है कि ठीक है, बाबा साहब को अपने 4 बच्चों का बलिदान करना पड़ा, मां रमाई का बलिदान करना पड़ा। लेकिन आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मैं कह सकता हूं कि कम से कम 40 करोड़ बाबा साहब के बच्चे हैं जो उनके नाम को आगे लेके जा रहे हैं। और ये दिन दूर नहीं है,
ये दिन दूर नहीं है जब भारत में ही कम से कम 100 करोड़ लोग बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाएंगे। जब 40 करोड़ ने थाम लिया है तो 60 करोड़ भी आगे बढ़ेंगे, जो एकता की बात बाबा साहब करते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, जो भाई जितेंद्र भी बात कर रहे थे कि भाई हमारा आदिवासी समूह यहाँ पे क्यों नहीं है, हमारा बैकवर्ड क्लासेस क्यों नहीं है, मैं कहूंगा कि हमारे माइनॉरिटी क्लास के साथी भी यहाँ पे क्यों नहीं है, कम है। जिस दिन ये चिराग थोड़ा थोड़ा और रोशनी देने लगेगा, उस दिन सब लोगों को रास्ता दिखाई देगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। कोई चीज जाया नहीं जाती है, ये हमारी लायकी पे डिपेंड करता है। अगर मान्यवर कांसीराम साहब जैसे लायक व्यक्ति और फिर अपने आंदोलन के द्वारा वो हजारों लाखों लोगों के अंदर अपने पूर्वजों के संघर्ष की ज्योति जला सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं, तो फिर आज परिस्थितियां साथियों बहुत चिंताजनक नहीं है। यह किया, उस संविधान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो व्यक्ति जिनको बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बता सकते हैं नकारात्मक तरीके से, लेकिन कुल मिला के ये है कि संविधान के द्वारा लोगों के अंदर वो ताकत आई, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने नौकरियां प्राप्त की, उन्होंने पोजीशंस प्राप्त की, और उनमें से ही कुछ लोगों के अंदर, सिर्फ चंद लोगों के अंदर बाबा साहब का जो अपमान था वो सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं था। बाबा साहब के साथ जो भेदभाव था वो सिर्फ बाबा साहब का भेदभाव नहीं था, बाबा साहब के खिलाफ भेदभाव नहीं था, बल्कि वो पूरे समाज का अपमान था, पूरे समाज के खिलाफ भेदभाव था। इसलिए उनमें से ही कुछ लोगों ने 80 के दशक में भारत में ऐसी गर्मी पैदा की कि जो बाबा साहब के जो 4 पुत्र पुत्रियां उसी समय पे तमिलनाडु के अंदर पैदा हुए, और बाबा साहब के समय में या उनसे पहले ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, मंगू राम और लगभग हमारे जितने भी नायक नायिकाएं हुई हैं, उन सब ने शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना, और लगभग सभी लोगों ने शिक्षण संस्थाओं के निर्माण करने का प्रयास किया, जैसी जैसी उनकी क्षमता, जैसी जैसी उनकी उस समय में परिस्थितियां थी। ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले साहब प्राइमरी स्कूलों का निर्माण करते हैं, साहू जी महाराज इंटर तक के स्कूलों का निर्माण करते हैं, हॉस्टल बनाते हैं, बाबा साहब कॉलेजेस बनाते हैं, हमारे कृष्ण वडियार साहब यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, मैसूर की जो यूनिवर्सिटी है। तो हमारा आंदोलन शिक्षा का आंदोलन रहा, इसको हमने प्राथमिक स्थान दिया, चाहे वो तथागत का पहला बुद्धम शरणम हो, चाहे बाबा साहब का एजुकेशन को लेके हो, आंदोलन हमारा शिक्षा का आंदोलन रहा। और 1950 के बाद से जब भारत में संविधान लागू हो गया तो इस शिक्षा ने ही करामात किया, इस शिक्षा ने ही वास्तव में व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। उसके बाद जो जातिवादी लोग हैं उनके मन में जो उनका तथाकथित वर्चस्व था उसको लेके शंका उत्पन्न होने लगी, उसको लेके डर उत्पन्न होने लगा, और इसलिए उन्होंने सोच लिया, उन्होंने, क्योंकि शातिर तो वो है, धूर्त तो वो है, समझता तो है सिचुएशन को, तो उसको समझ में आ गया कि भाई ये जो बुनियादी ताकत इनको मिल रही है वो शिक्षा से मिल रही है, बुनियादी ताकत इनको मिल रही है, आरक्षण से मिल रही है, नौकरियों से मिल रही है। इसलिए इन दोनों चीजों पे उन्होंने कुठाराघात करना शुरू किया। आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षा पूरी तरीके से देश के अंदर ध्वस्त हो गई है, पूरी तरीके से शिक्षा ध्वस्त हो गई। अब उनका प्रयास हायर एजुकेशन को ध्वस्त करने का है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बाबा ज्योतिबा फूले साहब 1882 में अंग्रेजों के सामने, हंटर कमीशन के सामने ये कहते हैं कि फ्री इक्वल एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए सबके लिए। लेकिन 1882 में वो बात कहते हैं, हम लोग 2012 में इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस 2012 में 62 साल ऐसे भी हैं जिनको हम तथाकथित स्वतंत्रता का साल कहते हैं। मजे की बात यह है कि देश के अंदर 2010 के आसपास लगभग 6 लाख स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे। 1.25 लाख स्कूलों को इन सरकारों ने बंद कर दिया है, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या राज्य की सरकारें हो, 1.25 लाख स्कूलों को बंद किया है। क्यों? क्योंकि उनको स्कूलों का शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करना है। होना तो ये चाहिए था कि जब आपने राइट टू एजुकेशन दे दिया तो उस समय पे ज्यादा स्कूल खोलते, उस समय पे ज्यादा स्कूलों में सुविधाएं देते। लेकिन ये जो 1.25 लाख स्कूल बंद हुए हैं, इन 1.25 लाख स्कूलों में से
छत्तीसगढ़ जैसी जगहों में, ऐसी जगह में जहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, ओबीसी की संख्या ज्यादा है, उन जगहों पे ये स्कूल बंद किए गए हैं, ये कह के कि यहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे, यहाँ पे टीचर नहीं है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, और इन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर, जिससे कि बच्चे जा ही ना सकें। ये व्यवस्था वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से अब हायर एजुकेशन पे उनका ध्यान है। हायर एजुकेशन में देश में इस समय पे, और ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय पे लगभग 15 लाख टीचर पूरे देश के अंदर पढ़ा रहे हैं। पूरे देश के अंदर लगभग 15 लाख शिक्षक जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें 15 लाख लोग पढ़ा रहे हैं। लगभग 1000 विश्वविद्यालय देश के अंदर हैं। इन 1000 विश्वविद्यालयों में से ज्यादातर विश्वविद्यालय पिछले 700 के आसपास विश्वविद्यालय पिछले 30 साल के अंदर बने हैं। पिछले 30 साल के अंदर मैं कह रहा हूं कि 1990 के बाद से बने हैं। 1990 का वही समय था जब इन्हों के कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन को शुरू किया। देश के अंदर एलपीजी, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट किया, और उसके बाद से शिक्षा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो 1000 विश्वविद्यालय हैं, इन 1000 में से लगभग 600 विश्वविद्यालय प्राइवेट हैं, जो कि पिछले 30 साल के अंदर खुले हैं, और 400 के आसपास सरकारी विश्वविद्यालय हैं। लेकिन इन सब विश्वविद्यालयों को, सरकारी विश्वविद्यालयों को ये अब ध्वस्त करना चाहते हैं। उसको भी जिसको हम कहते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग के कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा फीस, आप जानते हैं कि कितनी फीस इस समय पे एमटेक के लिए है, कितनी फीस इस समय पे एमबीए के लिए है। साथ ही बात कर रहे थे कि भाई क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, एमए और बीए से कुछ खास नहीं हो रहा, तो आप एमबीए कराइए अपने बच्चे को, आप एमटेक कराएंगे, 20 से 22 लाख है इस समय, 20 से 22 लाख। इस तरीके से वो शिक्षा को आपसे दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से सरकारी जॉब्स को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पे मैं एक कहूंगा कि इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना धर्म निभा रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। इसमें कोई भी नया पुठ नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी नई बात नहीं है। वो लंबे समय से यही करते आ रहे हैं। कांग्रेस के समय में भी यही हो रहा था, बीच में जो और छोटा गड़बड़ सरकारें बनी उनके समय में भी लगभग यही हो रहा था, और आज ज्यादा हो रहा। आज ये कुछ विभत्स तरीके से कर रहे हैं, आज ये कुछ ज्यादा एक तरीके से गुंडाई पे उतार आए हैं, मैं कह सकता हूं। लेकिन ये नया कुछ नहीं। अगर कुछ नया है, अगर आज भारत में कुछ नया हो रहा है, तो नया ये हो रहा है कि यहां मैं मंच पे बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। अग्निहोत्री साहब बैठे हैं यहां पे, ये कभी नहीं हुआ कि वो बैठे हैं और हम उनको बता रहे हैं, सुना रहे हैं। ये नई बात है, इसका स्वागत कीजिए। आप अपनी हिम्मत रखिए, आप अपनी ताकत पर विश्वास रखिए। आप हजारों गज नीचे से निकल के आए हैं। किसकी ताकत है कि अब बाबा साहब के उगते हुए सूरज को ढक सके? बाबा साहब के उगते हुए सूरज को कोई नहीं ढक सकता। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है। अगर हम हारेंगे तो खुद हारेंगे, अगर हम मन में हार जाएंगे तो हमें एक चींटी से भी डर लगने लगेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप चींटी नहीं, आप तो हाथी की संतान। देखिए किस तरीके से वो आज, हालांकि हो सकता है कि अच्छी ना लगे, हो सकता है कि उनको अच्छी ना लगे ये बात, लेकिन आज अगर वो बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे तो उनका कोई भविष्य नहीं होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बाबा साहब उनके गले की हड्डी बनेंगे। बाबा साहब का जो विचार है, 22 प्रतिज्ञाएं जो है, उनका पूरा का पूरा जो संविधान है, लोकतांत्रिक मानवतावादी संविधान है, अगर उसको कोई निगलने का प्रयास करेगा तो वो गले की हड्डी बन जाएगा। ना उसको निगलते बनेगा, ना उसको उगलते बनेगा। बाबा साहब ही उस जातीय व्यवस्था, उस मनुवादी व्यवस्था, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए काल बन जाएंगे। हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बाबा साहब लोकतंत्र के पक्षधर हैं, बाबा साहब स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, बाबा साहब समानता के पक्षधर हैं। इसलिए बाबा साहब का विचार अगर जिंदा है, बाबा साहब का अगर संविधान जिंदा है,
तो मैं समझता हूं कि आप भी सुरक्षित हैं, मैं भी सुरक्षित हूं और इस देश का भविष्य भी सुरक्षित है। थैंक यू।